उत्तर मध्य क्षेत्र सांस्कृतिक केंद्र प्रयागराज एवं संस्कृत मंत्रालय भारत सरकार की ओर से संप्रभु गणराज्य भारत के स्वतंत्रता दिवस के शुभ अवसर पर आयोजित होने वाले आजादी का अमृत महोत्सव के सांस्कृतिक कार्यक्रम की श्रृंखला में आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। हिंदुस्तान की आजादी किसी एक इंसान की विरासत नहीं, हमारी आपकी साझा जिम्मेदारी है। नहीं कहने की ये बातें न कातिल था न बिस्मिल था, नहीं कहने की ये बातें न कातिल था न बिस्मिल था। उधर से तीर आते थे, इधर सीना मुकाबिल था, क्योंकि उस समय हिंदुस्तान धर्म, जाति, संप्रदाय और वर्ण से इतर ये संग्राम लड़ रहा था। तब हम और आप आजाद हुए। उत्तर प्रदेश का शाहजहांपुर जनपद, शाहजहांपुर खिरडी बाग 11 जून 1897 को माता मूलमती देवी और पिता श्री मुरलीधर जी के आंगन में क्रांति के स्वर्णिम शरीर धारण किया। वक्त आने दे, बता देंगे तुझे ऐ आसमां। हम अभी से क्या बताएं, क्या हमारे दिल में है। सम्मानित श्रोताओं, 4,601 रुपए 15 आने 6 पाई कि हुकूमत बरतानिया की जो धनराशि लूटी गई वो भारत के इतिहास में काकोरी कांड के नाम से जानी जाती है। और इस कांड के नायक को हम इन कालजयी पंक्तियों के माध्यम से स्मरण करते हैं, याद करते हैं। सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है। बिल्कुल सही आपने अंदाजा लगाया। ये है पंडित राम प्रसाद बिस्मिल। आज के इस कार्यक्रम में उनके जन्म दिवस के अवसर पर हम सभी गौरवान्वित हैं कि हम आपके साथ जुड़ रहे हैं। आपको उनकी जन्म जयंती के शुभ अवसर पर हार्दिक शुभकामनाएं। सम्मानित श्रोताओं और दर्शकों, आज के इस कार्यक्रम की श्रृंखला में हमने बच्चों के माध्यम से इस कार्यक्रम का शुभारंभ करने की योजना बनाई है, क्योंकि बच्चे आने वाले समय में हमारे इतिहास को आगे ले जाकर के प्रतिष्ठापित करेंगे। दुनिया में दृश्य और श्रव्य के माध्यम से सबसे पुरानी कला विश्व में किसी भी संदेश को संप्रेषण की कठपुतली कला रही है। इस कला के अंदर सबसे बड़ी खासियत ये रही है कि आज भी ये सुप्रसिद्ध है, सुप्रचलित है। आज भी इसका परिष्कृत रूप हमारे और आपके सामने कार्टून फिल्मों के माध्यम से और एनिमेशन के माध्यम से दिखाई और सुनाई देता है। सम्मानित श्रोताओं, आज के इस कार्यक्रम की पहली प्रस्तुति है तमन्नाए सरफरोशी, जिसे आपके सामने प्रस्तुत कर रहा है काफिला नाट्य संस्थान लखनऊ। मेराज आलम साहब आज के इस कार्यक्रम में, जो कि भारत महोत्सव के बड़े प्रतिष्ठित कार्यक्रम में और रंग विधा की सभी विधाओं के पारंगत कलाकार होने की हैसियत से उन्होंने इस प्रस्तुति को तैयार किया है। तो मैं खास तौर से चाहूंगा कि इस कार्यक्रम को देखने वाले बच्चे जोरदार तालियां बजाएं और ये जाने कि पंडित राम प्रसाद बिस्मिल कौन थे। इधर हफ्ते भर से तुम पता नहीं कहाँ गायब थे, पार्क में खेलने भी नहीं आए। आता कैसे? मैं तो शाहजहांपुर गया था अपनी नानी के घर। अरे वाह, तब तो तुमने बड़े मजे किए होंगे और हम यहाँ बोर हो गए। मैंने तो नानी के घर पे खूब मजा किया। मामा जी ने कहीं बाहर घुमाया नहीं? अरे मामा जी ने तो अपनी बाइक पे बैठा के हमें खूब घुमाया। अरे वो देखो, बबली आ रही है। कैसी हो बबली? सब ठीक तो है? मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ, तुम लोग कैसे हो? मैं तो ठीक हूँ, और ये तो बिल्कुल ठीक है, नानी के यहाँ से जो होके आया है। अरे वाह, आओ भाई। लो आ गया भैया, मैं तो आ गया, लेकिन आजादी चाचा कहाँ हैं?
हम भी उन्हीं का रास्ता देख रहे हैं। चाचा के पिटारे में आजादी के ढेर सारे किस्से हैं। आजादी के सभी घटनाएं उन्हें मुंह जबानी याद है। कितनी कड़ी धूप है, चलते चलते थक गया मैं तो। आजादी चाचा, हमारे प्यारे आजादी चाचा। अरे वाह वाह वाह, यहाँ तो सभी प्यारे बच्चे मौजूद हैं। देखकर तबीयत खुश हो गई, मेरी तो थकान मिट गई। चाचा आज तो कहानी का दिन है ना, हम सब कहानी सुनने आए हैं। कहानी तो मैं सुनाता नहीं, मैं हूँ आजादी चाचा। आजादी की कहानी सुनाता हूँ, वो सुनना हो तो बोलो। आजादी की कहानी चाचा, आजादी की कहानी। वही तो सुनना है हमें। अब देर ना करिए चाचा, जल्दी सुनाइए। तो फिर नारा लगाइए घमासान, हमारी आजादी, अमर रहे, हमारी आजादी। अमर रहे। शाबाश। तो प्यारे बच्चों, शुरू करते हैं आजादी की कहानी, आजादी चाचा की ज़बानी। बच्चों, बात उस समय की है जब हमारा देश अंग्रेजों का गुलाम था। अंग्रेजों की गुलामी से आजादी के लिए देश के क्रांतिवीरों ने अपना बलिदान दिया। और सबसे खास बात यह है कि उत्तर प्रदेश के क्रांतिकारियों का भारत की आजादी की लड़ाई में महत्वपूर्ण योगदान है। क्या उनमें से किसी का नाम तुम्हें मालूम है? शहीद आजम भगत सिंह जी। शाबाश। चंद्रशेखर आजाद जी। शाबाश। रानी लक्ष्मीबाई जी। वाह। बेगम हजरत महल जी। शहीद अशफाक उल्लाह खां। अरे वाह। तुम सब बच्चे बड़े होकर देश के आदर्श नागरिक बनोगे। तो आज बात होगी शहीद अशफाक उल्लाह खां के परम मित्र पंडित राम प्रसाद बिस्मिल की। सनातनी कर्मकांडी बिस्मिल और मुस्लिम अशफाक में दांत काटी दोस्ती थी। चाचा, क्या वो एक दूसरे को दांत काटते थे? अरे बुद्धू, ये तो एक मुहावरा है, इसका मतलब है पक्की दोस्ती। हाँ, तुमने बिल्कुल सही बताया। बिस्मिल और अशफाक के धर्म चाहे अलग अलग हों, लेकिन उनकी जोड़ी बिल्कुल राम लक्ष्मण जैसी थी। दो शरीर एक जान, ये भी एक मुहावरा ही है, मतलब वही है पक्की दोस्ती। तो दोनों की दोस्ती में धर्म का कोई अर्थ ही नहीं था। दोनों अपने अपने धर्म के पक्के थे, लेकिन एक दूसरे की आस्था और विश्वास का भी आदर करते थे। अशफाक बिस्मिल के साथ मंदिर जाते तो बिस्मिल भी उनके साथ उनके पूजा घर चले जाते। अगर कहीं हिंदू मुस्लिम विवाद होता तो दोनों क्रांतिकारी मित्र जाकर झगड़े को शांत करा देते। ये होती है दोस्ती, और तुम हमेशा मेरी चीजें इधर उधर कर देते हो। तुम भी तो मेरी चॉकलेट छीन लेते हो। ये लो, मैं मित्रता की बात बता रहा हूं और तुम लोग आपस में विवाद कर रहे हो। अरे भाई, तुम भी तो दोस्त हो ना आपस में, हैं? तो अब शांति से आगे सुनो। पंडित राम प्रसाद बिस्मिल को अशफाक उल्लाह राम कहकर बुलाते थे। एक बार की बात है कि अशफाक बुरी तरह बीमार हो गए। लगभग बेहोशी की हालत में वो लगातार राम 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 ऐसा पुकार रहे थे। उनके घर वाले समझ ही नहीं पा रहे थे कि एक मुसलमान नौजवान राम राम क्यों कर रहा है। तभी किसी ने बताया कि ये अपने परम मित्र को याद कर रहे हैं। तो फिर बिस्मिल को खबर दी गई। तत्काल वो आए और जैसे ही उन्होंने अशफाक के माथे पर अपना हाथ रखा, अशफाक ने आंखें खोल दी और धीरे धीरे स्वस्थ हो गए। ये कहाँ की बात है चाचा? ये अपने ही उत्तर प्रदेश में है। अपने उत्तर प्रदेश में एक ऐसा शहर भी है जिसे शहीदों की नगरी या शहीदगढ़ कहते हैं। बच्चों, क्या तुम उस शहर का नाम जानते हो? नहीं चाचा। और तुम? नहीं चाचा। और तुम? मुझे भी नहीं मालूम चाचा। तो सुनो,
उस शहर का नाम है शाहजहांपुर। ये दोनों क्रांतिकारी मित्र इसी शहर में रहते थे। चाचा, मुन्ना तो अभी शाहजहांपुर से ही लौटा है। अरे वाह वाह, क्या बात है। क्रांति और शहादत तो शाहजहांपुर की मिट्टी के कड़कड़ में है। अनेक क्रांतिकारी उस पुण्य भूमि से ही निकले। आजादी के इतिहास का कोई पन्ना ऐसा नहीं जिस पर शाहजहांपुर के क्रांतिवीरों ने अपने खून से हस्ताक्षर न किए हो। अब चाहे वो 1857 की प्रथम क्रांति हो या फिर भारत छोड़ो आंदोलन, असहयोग आंदोलन हो या फिर काकोरी की घटना, शाहजहांपुर के जियालों ने हर एक आंदोलन में बढ़ चढ़कर अपनी उपस्थिति दर्ज कराई। तो मुन्ना, तुम अभी शाहजहांपुर गए थे? हाँ चाचा, वहाँ मेरी नानी का घर है। अरे वाह, शाबाश। तो फिर अपने दोस्तों को उस शहर के बारे में बताओ ना। शहीद अशफाक उल्लाह खान के मजार पर गया था। एक दिन मामा भगवान परशुराम के मंदिर भी ले गए थे। फिर एक दिन अहमद उल्लाह शाह की मजार पर भी गया था। मैंने घंटा घर भी देखा वहाँ। काफी है मेरे बच्चे। ये सभी इस शहर की प्राचीनता और इतिहास के गवाह है। भगवान परशुराम का एक मंदिर भी है जो जलालाबाद तहसील में है। उस मंदिर में एक फरसा है। ऐसा विश्वास किया जाता है कि ये फरसा भगवान परशुराम का ही है। और प्यारे बच्चों, महाभारत काल में पांडवों ने भी शाहजहांपुर में अपना कुछ समय बिताया था। इतना प्राचीन शहर है शाहजहांपुर, मुझे तो पता ही नहीं था। अब तो पता चल गया ना। मैंने सुना अभी मुन्ना ने अहमदुल्ला शाह की मजार के बारे में बताया था। हाँ? तो सुनो, सन 1857 के पहले स्वतंत्रता संग्राम में उन्होंने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया था। उनकी वीरता से अंग्रेज सैनिकों के छक्के छूट जाते थे। अहमदुल्ला शाह का रणकौशल अंग्रेजों को नाकों चने चबवा रहा था। चाचा चाचा, अंग्रेज क्या नाक से चने चबाते थे? अरे बाबा, अंग्रेज भी हमारी तरह आदमी ही थे। चने तो वो दांत से ही चबाते थे। चाचा ने फिर एक मुहावरा इस्तेमाल किया। चाचा के कहने का मतलब है कि उनकी बहादुरी अंग्रेजों को बुरी तरह परेशान कर रही थी। समझ गई? बाद में बच्चों, अंग्रेजों ने अहमदुल्ला शाह को गिरफ्तार कर लिया। क्रांतिकारी न डरे न घबराए, बल्कि अपना संघर्ष उन्होंने और तेज कर दिया। और एक दिन क्रांतिकारियों का अंग्रेजों से टकराव हो गया। क्रांतिकारियों ने उन्हें खदेड़ा तो भागकर घंटाघर रोड पर बनी एक कोठी में जाकर छिप गए। क्रांतिकारियों ने उनका पीछा कर उस कोठी में आग लगा दी। कोठी धू धू कर जली और उसमें छिपे सभी अंग्रेज भी वहीं जल गए। वही कोठी आज जली कोठी कहलाती है। मुन्ना, तुमने देखी है वो कोठी? नहीं चाचा, उसे तो नहीं देखा। अगली बार जब नानी के घर जाऊंगा तो जरूर देखूंगा। हाँ, बिल्कुल जरूर देखना और फिर अपने सभी दोस्तों को भी बताना। तो ये थी कुछ बातें शाहजहांपुर के बारे में। इसी शहर में अनेक क्रांतिकारी थे। बिस्मिल और अशफाक उल्लाह के बारे में कुछ कुछ जान चुके हो। इनके साथी ठाकुर रोशन सिंह, राजेंद्र प्रसाद लाहिड़ी, शचींद्रनाथ सान्याल, योगेश चंद्र चटर्जी, मुकुंदी लाल, गोविंद चरणकर, राजकुमार खत्री आदि अनेक कई अन्य क्रांतिकारी भी इसी शहर से थे। इतने आदर्श महापुरुष शाहजहांपुर में, ये मुझे आज पता चला। इन सब क्रांतिकारियों के सिरमौर थे शहीद शिरोमणि पंडित राम प्रसाद बिस्मिल। अद्भुत व्यक्तित्व के धनी थे बिस्मिल। उन्होंने 11 जून सन 1897 में शाहजहांपुर के एक किसान परिवार में जन्म लिया। उनके पिताजी का नाम मुरलीधर और माताजी का नाम मूलमती था। उनकी बहन थी शास्त्री देवी और उनके छोटे भाई थे रमेश सिंह। रमेश सिंह? चाचा, वो तो पंडित थे। हाँ, यही ना? हाँ। दरअसल बिस्मिल राजपूत परिवार से थे, लेकिन उनके वेद, उपनिषद, भाष्य,
दर्शन आदि के प्रखर ज्ञान के कारण पंडित शब्द खुद ब खुद उनके नाम में जुड़ गया था। और बिस्मिल तो उर्दू नाम है ना चाचा? बहुत देर से पूछना चाह रहा था पर तो पूछना चाहिए था ना बेटे। बिस्मिल ऐसे अद्भुत संत योद्धा थे जिनके एक हाथ में कलम और दूसरे में पिस्तौल थी। वो उर्दू के विद्वान थे और शायरी भी करते थे। तो उन्होंने अपने नाम में बिस्मिल उपनाम भी जोड़ लिया और बिस्मिल के उपनाम से ही उर्दू में शायरी भी करते रहे। एक व्यक्तित्व में कितने आयाम हो सकते हैं वो बिस्मिल के व्यक्तित्व से ही समझा जा सकता है। वो कवि, शायर, लेखक, साहित्यकार, इतिहासकार और बहुभाषा विद्वान होने के साथ साथ संत, योगी, योद्धा, सिद्धांतकार और कुशल संगठनकर्ता भी थे। उर्दू, हिंदी और अंग्रेजी भाषा के अच्छे जानकार थे और मानसिक शक्ति तो उनकी इतनी प्रबल थी कि एक दो मुलाकातों में ही नौजवानों को क्रांति की धारा से जोड़ देते थे। अच्छा, उन्होंने डाकू पंचम सिंह और उनके गिरोह को भी क्रांति की धारा से जोड़ दिया था। उन्होंने तुर्की, अमेरिका, रूस और चीन में हुई क्रांतियों का गहन अध्ययन किया और 11 पुस्तकों का लेखन किया, जिनमें से लगभग सभी अंग्रेजी सरकार द्वारा जब्त की गई। जब्त का क्या अर्थ है चाचा? जब्त का अर्थ है बच्चे कि सरकार ने बिस्मिल की उन पुस्तकों को अपने कब्जे में ले लिया। बाजार में उन पुस्तकों की बिक्री पर रोक लगा दी जिससे लोग उसे पढ़ ना सकें। अगर वो खुले आम बिकती और लोग उन्हें पढ़ते तो अंग्रेजी सरकार का संकट बढ़ सकता था। क्योंकि उन पुस्तकों को पढ़ने से देश का नौजवान जाग जाता। हाँ, इसीलिए तो उनकी पुस्तकें सरकार जब्त कर लेती थी। शाबाश। तो 1915 में जब बिस्मिल ने भाई परमानंद को फांसी की खबर सुनी तो ब्रिटिश साम्राज्य को समूल नष्ट करने की प्रतिज्ञा कर ली। 19 वर्ष की अल्प आयु में ही वो क्रांति समर में कूद पड़े। उनकी पुस्तक भी छप चुकी थी और उन्होंने मातृवेदी नामक संस्था भी बना ली थी। पूरे विश्व में शायद बिस्मिल ही एकमात्र क्रांतिकारी थे जिन्होंने अपनी पुस्तकें बेचकर दल के लिए पिस्तौलें खरीदी। अद्भुत है, इतनी छोटी सी उम्र में उन्होंने एक संस्था भी बना ली। हाँ, लेकिन बाद में पंडित गेंदालाल दीक्षित की शिवाजी समिति में इसका विलय कर दिया और फिर दोनों क्रांतिकारियों ने काफी काम किया। उनकी गतिविधियों की सूचना जैसे ही अंग्रेज अफसरों को लगी, दल के क्रांतिकारियों की गिरफ्तारियां शुरू हो गईं। लेकिन मैनपुरी कांड के प्रमुख क्रांतिकारी यानी बिस्मिल पुलिस को चकमा देने में सफल रहे। अरे अंग्रेजों से बचने के लिए तो बिस्मिल ने यमुना नदी में छलांग ही लगा दी और अपने योगाभ्यास के बल पर नीचे ही नीचे तैरते रहे और उनकी पकड़ से काफी दूर हो गए। अंग्रेजों के साथ साथ तो देशवासियों ने भी ये मान लिया कि अब वो जीवित नहीं है। भला पानी के नीचे नीचे कौन जिंदा रह सकता है। लेकिन उन्होंने रामपुर जागीर नाम के गांव में जाकर शरण ली और लेखन कार्य किया। कोई और होता तो नदी में डूब ही जाता। देखा, अपनी योग शक्ति के बल पर ही वो बच पाए। बिल्कुल सही। और जैसे ही स्थिति सामान्य हुई तो उन्होंने 1920 और 1921 के कांग्रेस अधिवेशनों में भी भाग लिया और अहमदाबाद के अधिवेशन में तो मौलाना हसरत मोहानी के साथ मिलकर पूर्ण स्वराज्य का प्रस्ताव भी पारित करवा लिया। पूर्ण स्वराज्य? स्वराज्य माने अपना राज। सब मिलाकर हुआ पूरी तरह अपना राज। बिल्कुल सही। असहयोग आंदोलन के बारे में तुम में से कोई कुछ जानता है क्या? ज्यादा तो नहीं जानता, बस इतना जानता हूँ कि किसी को सहयोग ना करना असहयोग कहलाएगा। बिल्कुल सही। गांधी जी का विचार था कि अगर देशवासी अंग्रेजी शासन को अहिंसा पूर्वक अपना सहयोग देना बंद कर दें तो सभी सरकारी कामकाज रुक जाएंगे। अपना काम रुकने से अंग्रेज घबरा जाएंगे और भारत से चले जाएंगे। तो बिस्मिल अपने शहर लौट आए और असहयोग आंदोलन को सफल बनाने में जुट गए। असल में बच्चों, गांधी जी अहिंसा के पुजारी थे। उन्होंने शांतिपूर्वक अहिंसक असहयोग का मंत्र दिया था। उत्तर प्रदेश के साथ साथ सभी देशवासी इसे
सफल बनाने में जुटे थे। असहयोग भावना की प्रबल लहर पूरे देश में दौड़ रही थी कि अचानक क्या हुआ था चाचा? अचानक एक दिन गोरखपुर के चौरी चौरा में पुलिसिया दमन का कुछ ऐसा घटनाक्रम घटा जिससे आंदोलनकारी उग्र हो गए। उन्होंने पुलिस वालों से जमकर संघर्ष किया तो घबराए पुलिस वाले भागकर अपने थाने में चले गए। आंदोलनकारियों ने थाने में आग लगा दी। थाने में मौजूद सभी पुलिसकर्मी जलकर मर गए। वाह, ये तो बढ़िया हुआ। शैतानों को इसी तरह मरना चाहिए। क्रांतिकारियों ने बिल्कुल सही किया, भारतीयों पर जुल्म का बदला ले लिया। लेकिन जब ये खबर गांधी जी को मिली तो उन्हें बहुत दुख हुआ। उन्हें लगा कि आंदोलन भटककर हिंसात्मक हो गया है। तब उन्होंने असहयोग आंदोलन वापस ले लिया। गांधी जी के आंदोलन वापस लेने से देशवासियों में एक गहरी निराशा की लहर दौड़ गई। लोगों में एक बेचैनी फैल गई। आजादी का सपना चकनाचूर हो गया। नौजवान तबका तो आंदोलित होगा और उन्होंने मान लिया कि अंग्रेजों के विरुद्ध अहिंसात्मक आंदोलन सफल हो ही नहीं सकता। सशस्त्र क्रांति ही आजादी का एकमात्र विकल्प है। चाचा, सशस्त्र क्रांति क्या होती है? सशस्त्र क्रांति का मतलब है बच्चे, ईंट का जवाब पत्थर से देना, यानी अंग्रेजों के लिए हथियार उठाना। आम जनता भी अब अंग्रेजी राज से मुक्ति के लिए क्रांतिकारियों की ओर और भी ज्यादा उम्मीद से देखने लगी। इसी बीच 1922 के गया अधिवेशन में बिस्मिल और उनके साथियों ने गांधी जी का ऐसा विरोध किया कि कांग्रेस में साफ साफ दो धाराएं बन गई, एक उदारवादी और दूसरी विद्रोही। मुन्ना, अरे ओ मुन्ना, ले तू यहाँ बैठा है और मैं तुझे कब से ढूंढ रही हूँ। अरे अरे चाचा, आप प्रणाम। खुश रहो, खुश रहो। अरे चाचा, आज आप क्या सुना रहे हैं? बिटिया, मैं सुना रहा हूँ बच्चों को आजादी की दास्तान। अरे वाह, तो क्या मैं भी सुन सकती हूँ? हाँ, क्यों नहीं, स्वागत है, बैठो। अरे वाह जी चाचा। फिर बिस्मिल ने योगेश चंद्र चटर्जी, शचीन्द्रनाथ सान्याल और चंद्रशेखर आजाद आदि के साथ कानपुर में हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना की। यह अक्टूबर सन 1924 की बात है बच्चों, ध्यान से सुना। हाँ, तो बताओ कौन सा वर्ष था? चाचा, अक्टूबर 1924। शाबाश, ऐसे ही सभी बच्चे ध्यान लगाकर सुनते रहो। हाँ, तो लाला हरदयाल जी की भी हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना में बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका थी और बाद में शहीद आजम भगत सिंह भी इसमें शामिल हुए। कुछ समय बाद बच्चों, दल के शचीन्द्रनाथ सान्याल और योगेश चंद्र चटर्जी अंग्रेजी पुलिस द्वारा गिरफ्तार कर लिए गए। इन दोनों प्रमुख नेताओं के गिरफ्तार होने से बिस्मिल के कंधों पर उत्तर प्रदेश के साथ साथ बंगाल के क्रांतिकारियों को भी दिशा देने का दायित्व आ गया। साथ ही साथ धन की आवश्यकता भी बढ़ गई, तो कोई और रास्ता न देख उन्होंने सरकारी खजाना लूटने का मन बनाया। फिर क्या हुआ चाचा? फिर हुई वो ऐतिहासिक घटना जिसे सरकार ने काकोरी कांड की संज्ञा दी, लेकिन मैं तो इसे काकोरी शौर्य कहता हूं। सरकारी खजाने की लूट से अंग्रेजी सरकार थर्रा गई और बौखलाकर 40 क्रांतिकारियों को गिरफ्तार कर लिया। मैंने तुम लोगों को काकोरी शौर्य की गाथा सुनाई तो थी। जी चाचा, इसी के मुकदमे में ही तो राजेंद्र प्रसाद लाहिड़ी, ठाकुर रोशन सिंह, अशफाक उल्लाह और बिस्मिल को फांसी हुई थी। क्रांतिकारियों के इन अद्भुत बलिदानों ने पूरे भारत के हृदय को हिलाकर रख दिया। इन अद्भुत बलिदानों ने भारतीय स्वतंत्रता संग्राम की दशा और दिशा दोनों ही बदल दी और नई चिंगारियों के रूप में हिंदुस्तानी सेवा दल, नौजवान सभा और गुप्त समिति नामक कई नई क्रांतिकारी संस्थाओं का जन्म हुआ, जिनको बाद में मिलाकर हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन के नाम से दल बना। तो प्यारे बच्चों, इन सारे घटनाक्रमों के बाद, इतने शहीदों की शहादत के बाद आखिर वो दिन भी आ गया जिसका देशवासियों को इंतजार था, और वो था 15 अगस्त 1947 का दिन। तो प्यारे बच्चों, बिस्मिल के
प्रिय गीत की कुछ लाइनें हम आज गाते हुए अपने शहीदों को नमन करते हैं। सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है, सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है। हमारी आजादी अमर रहे, हमारी आजादी अमर रहे, हमारी आजादी अमर रहे। शाबाश। तो प्यारे बच्चों, आज की दास्तान यहीं तक। ये प्रस्तुति हम आपके सामने प्रस्तुत करने जा रहे हैं। ऐतिहासिक और पौराणिक आख्यान हमें ये बताते हैं कि नारी शक्ति ने जिस भी क्षेत्र में पदार्पण किया है, एक कीर्तिमान स्थापित किया है, उसकी गरिमा में शीघ्र वृद्धि की है। पुरुष प्रधान आल्हा गायकी, जिसे विश्वविख्यात लल्लू सम्राट जी का पर्याय भी कहा जाता है, उनकी सुयोग्य शिष्या शीलू सिंह राजपूत विगत 11 वर्षों से इस क्षेत्र में गा रही है और उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा उन्हें महारानी लक्ष्मीबाई वीरता पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। ये वो गायकी है जो इंसान को रोमांचित करती है, उत्साहित करती है। तो प्रस्तुत है आला गायन, कलाकार हैं शीलू सिंह राजपूत और उनके साथी। भक्ति का प्रेम है प्रबल जो सके लगन एकता साथ में मंजिल
जिनके बल का नहीं सवार, आई पहुंचे भी झांसी माँ, खटका कौन बात कहे कि अरे निर्भय स्वामी वो झांसी माँ, करता कर जो करता। वही समैया के अवसर माँ होली गिरे सरग ते आए, लिखे विधाता कई मिटी है ना, जो विधना लिख दे तगड़ार। रोशन बाबू जो राजेंद्र लहरी बिस्मिल राम प्रसाद, अहमदुल्ला खान बहादुर जिनके बल का नहीं सवार, गिरफ्तार ये चारू होई के खाली बचे वीर आजाद। हाल बताते अंग्रेज ने काबुल ने दारा जुल्म गुजार। कि अरे दफा 302 का मुलजिम अंग्रेजों ने दिया बना, चला मुकदमा यही लखनऊ माँ, फांसी का दिन ना सजा सुनाए। जब ये खबर लगी जनता का, एक आंदोलन हुआ तैयार। सड़क विरोध किया जनता ने, मानी नहीं ब्रिटिश सरकार। पहली फांसी भय बिस्मिल का, गोरखपुर की जेल दरमियान। क्या गति बरने हम बिस्मिल का, साचो पूत भारती प्यार। जाकर झूल गए फांसी माँ, जगमाली ना नाम कमाए। कहा सितारा जो भारत का, पहुंचा स्वर्ग धाम का जाए। यही देश की आजादी माँ, यापन दीन्हा प्राण गवाए। ट्रेन लूटी माँ, वीर फंसे जो गोरा, फांसी दीन चढ़ाए। जागत वर्ण हम आगे का, सो तब मानव कहा हमार। हाल बताते हमसे घर का, जिन गए गति वर्ण ना जाए। आवा कमीशन जब भारत माँ सन 28 के दरमियान, 34 उम्र पड़ा जनमानस, यह हुआ बने लाजपत राय। जल्द कमीशन वापस जाए, काले झंडे रहे दिखाए। तब तक जावा सुपरिंटेंडेंट लाठी चार्ज दिया करवाए। लाठी डंडा सहा हजारों, नाही धरा पछाड़ी पाँव। तब तक जावा डिप्टी सांडस यापन लाठी लियो उठाए। वार किया तब लाला जी पर, घायल भये लाजपत राय। भारी सदमा लाला जी का, यापन दीन्हा प्राण गवाए। शोक लहर भारत माँ दौड़ी, सो तब मानव कहा हमार। त्यागत वर्ण जब से घर का, राजगुरु का संग निभाए। जहाँ पर दफ्तर रहे पुलिस का, दोनों बैठे घात लगाए। तब तक आवाज पटे
बदला लिया लाजपत ज्ञान। त्यागत वर्ण हमसे खड़का तनु आगे का सुनो हवाल। सुखदेव बाबू का सिंह लइके पहुंचे जाई इलाहाबाद। एलखट बारक माऊए बैठे अंग्रेजन पर घात लगाए। लाग गए अंग्रेजन का उई पारक कालियो गिराए। अरे लाग गए अंग्रेजन का तुरते गोली दियो चलाए। शेखर बाबू चौकन्ना भे अपन पिस्टल लियो निकाल। ऐसी बानी शेखर बोलें जो रहमान न सहा हमार। बाप तुम्हारे वह बोली ना जो शेखर का दिए गिलाए। त्यागत वर्ण अंग्रेजन का ऐसे बन कहे ललकार। राज करेंगे हम भारत माता छाती का डाहु जाए। त्यागत वर्ण जब शेखर का ऐसे बोले गिराओ जाए। दूसरी बोली को बोलो ना मुँह फांसी दिया तलवार। त्यागत वर्ण रणबाखन का जी के बल का नहीं सुनाए। हनुमान राजी बातन का तनु आगे का सुनो हवार। सुनो कहानी अब आगे कह करता का हर क्यों करता है। लेकर बोली ऐसे हमारे घर बहन कहा समझाए। धीरज रख लियो दिया रामा खटका कौन बात कहना है। लिखी विधाता कह मिट है ना जो विधना लिख दे दलिलास। हुए लड़ाई या पारक मा खाए जाति जवान के बोली चल गए है बगिया मा दैया गति बरई ना जाए। मैं बहादुर इंग्लिस्तानी गोरा गयो सना का खाए। लाखन जोधन का हनिगारे अखिले जो नबीर आ जाए। त्यागत वर्ण हम पारक मा चमच चला से लाश उठाए। होश निकल गए जब गोरन के घोटी लार प्यास ना जाए। नीचे कादम नीचे रहेगा ऊपर लगे राम उठाए। बड़ा बहादुर चंद्रशेखर है लेकिन रूठ गए भगवान। बोली एक रही पिछल मन मा ऐसे करे विचार। जिंदा गिरफ्तार ना होई बे हुआ जादर है आजाद। हम खड़े कर पट्टी पर तब पिस्टल से कर दीन हाथ रख दबाए। रहा सितारा जो भारत का पहुंचा स्वर्ग धाम का जाए। यही देश की आजादी माँ अपन दीन हा प्राण गवाए। धन्य बहादुर भारत माँ के दिल के बल का नहीं समाए। यही देश की आजादी माँ अपन दीन हा प्राण गवाए। त्यागत वर्ण रणबाधन का थोड़ी दीना का था सुना। अरे इसके बाद हम बात करते हैं उस प्रबुद्ध दर्शक वर्ग की जो नाट्य विधा से जुड़े हुए हैं। दुनिया में ऐसा कोई है ही नहीं है, चाहे वो छोटा बच्चा हो या बड़ा हो। लोग अक्सर कह दिया करते हैं नाटक मत करो। ये नाटक हमारे और आपकी जीवन शैली का एक ऐसा माध्यम है जो हमको आपको सीधे सीधे वस्तु स्थिति से जोड़ता है। जैसे नींव की ईंट दिखाई नहीं देती है मगर प्राचीर, मीनार और गुंबद दिखाई देते हैं। काकोरी कांड के 10 क्रांतिकारी पंडित राम प्रसाद बिस्मिल, चंद्रशेखर आजाद, अशफाक उल्लाह खान, ठाकुर रोशन सिंह, राजेंद्र लहरी, सचिंद्र बख्शी, मुरारी शर्मा, बनवारी लाल और मुकुंदी लाल, ये वो नाम हैं जिन्होंने इस कांड में हिस्सा लिया। ये मंत्रा ही इस वट वृक्ष जिसे काकोरी कांड के नाम से हम जानते हैं उसका बीजारोपण मंत्रणा से है। तो आइए इस मंत्रणा को हम देखते हैं। इस मंत्रणा के माध्यम से काकोरी कांड की परिणति को नाट्य विधा के माध्यम से आपके समक्ष प्रस्तुत करने जा रहे हैं बुद्धम थिएटर सोसाइटी लखनऊ के कलाकार। और जो आज की नाट्य प्रस्तुति है उसे हम केवल 2 शब्दों के माध्यम से आपसे कहना चाहेंगे और ये शब्द है पंडित बिस्मिल। लेखक सुधीर चंचल, निर्देशक संजय त्रिपाठी, प्रस्तुतकर्ता बुद्धम थिएटर सोसाइटी लखनऊ। दौरे इंकलाब के
जब बात होगी तो शहीदों की कतार में राम प्रसाद बिस्मिल जी का नाम बड़े ही अदब के साथ लिया जाए। जब हम राम प्रसाद बिस्मिल जी का नाम लेते हैं तो हमारे जहन में उनकी दो बातें आती हैं। पहली, उनके द्वारा बार बार बोले जाने वाली वो पंक्तियां जो इन फिरंगियों के कान में कील की तरह चुभती थी और हम भारतीयों के दिलों में जोश पैदा करती थी। सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में, देखना है जोर कितना बाजुए का दिल में, वक्त आने पे बता देंगे तुझे आसमां, हम अभी से क्या बताएं क्या हमारे दिल में। और दूसरा, उनके द्वारा किया गया काकोरी कांड जिसने ब्रिटिश सरकार की नींव भारत से लेकर ब्रिटेन तक हिला कर रखी। गंगा यमुना तहजीब रखने वाले इस क्रांतिकारी का जन्म 11 जून 1897 को उत्तर प्रदेश के शाहजहांपुर में हुआ। जब जन्म हुआ तो इनकी हाथ की रेखाएं और जन्म कुंडली को देखकर ज्योतिषी ने कहा कि इस बालक का जीवन अगर किसी प्रकार बचा रहे, हालांकि इसकी संभावनाएं बहुत कम है, तो इसे चक्रवर्ती सम्राट बनने से इस दुनिया की कोई भी ताकत रोक नहीं सकती। पिता मुरलीधर और माता मूलमती भगवान श्री राम के भक्त थे और राम प्रसाद जी का तुला राशि होने के कारण इनका नाम र से राम प्रसाद रख दिया गया। इनके पिता ने फिर इनका दाखिला एक उर्दू स्कूल में करवाया। अब पढ़ाई के दौरान कुछ बुरी संगति में पड़ गए, सिगरेट पीना, चोरी जैसी विसंगतियां भी इनमें आ गई। हालांकि बड़े होते हुए इन सारी विसंगतियों का इन्होंने त्याग कर दिया और पूर्ण रूप से ब्रह्मचर्य का पालन करने लगे। और अब राम प्रसाद जी को लिखने और पढ़ने का शौक हो चुका है। इन्होंने जो किताबें लिखी उन किताबों को इन्होंने बाजार में बेचा और फिर उससे जो भी धन एकत्रित हुआ उसका उपयोग इन्होंने फिरंगियों के खिलाफ बंदूकें और बम खरीदने में किया। सन 1916 का साल, जब अंग्रेजों के खिलाफ निर्णायक नतीजे पर पहुंचने की कोशिशें अब जोर पकड़ने लगी और इसी बीच बिस्मिल जी की मुलाकात स्वामी सोमदेव से हुई। स्वामी जी प्रणाम। प्रसन्न रहो। कैसे हो राम प्रसाद? बस ठीक ही हूँ। लगता है तुम्हारे मन में कोई व्यथा है जो तुम्हें बेचैन कर रही है। स्वामी जी, क्या हमारा देश कभी अंग्रेजों से मुक्त हो पाएगा? क्या हम कभी गुलामी की जंजीरों को तोड़ पाएंगे? हम गुलामी की जंजीरें तो कब का तोड़ चुके होते हैं। यदि हमारे देश के राजा महाराजाओं में एकता और अखंडता होती, उसी कारण आज तक हम गुलाम हैं और यही कमी आज क्रांतिकारियों में दिखाई दे रही है। और अंग्रेज लोग इस कमजोरी को भलीभांति जानते हैं, इसलिए हम पे जुल्म डाल रहे हैं। तो क्या इसका कोई समाधान नहीं है? है, बिल्कुल है। यदि हम एकजुट होकर के आंदोलन करें और इस ब्रिटिश हुकूमत की जड़ों पर चोट करें तो ये संभव हो सकता है। क्या सोचने लगे? स्वामी जी, मैं भाई परमानंद की फांसी की सजा सुनाए जाने से बहुत आहत हूं। मैं सोचता हूं क्यों ना अपने क्रांतिकारी जीवन की शुरुआत बाल गंगाधर तिलक की शोभा यात्रा निकाल के करूं, ताकि मैं अपने देश की युवा पीढ़ी का ध्यान इस ओर खींच सकूं। ये तो उत्तम विचार है, लेकिन इस शोभा यात्रा से कहीं नरम दिल वालों को तकलीफ ना पहुंचे। नरम दिल वालों को तकलीफ पहुंचती तो पहुंचे, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर आज हमारे देश में ये ब्रिटिश शासन राज कर रहा तो उसके जिम्मेदार ये नरम दिल वालों की उदारवादी नीतियां ही हैं। तो राम प्रसाद, क्या हम इस बिंदु पे विचार ही ना करें? अगर उनको आज उनकी भाषा में जवाब नहीं दिया गया ना, तो उनके जुल्म और सितम हम पे इसी तरह बढ़ते रहेंगे।
देखो राम प्रसाद, सिक्के के दो पहलू होते हैं। यदि हम एक ही पहलू पर विचार करके आगे बढ़ेंगे तो हम असफल नहीं हो सकते। इसलिए इंसान को चाहिए सिक्के के दोनों पहलू पर विचार करके आगे बढ़े। और एक बात, अगर तुम क्रांतिकारी जीवन अपना रहे हो तो पलट के मत देखना, क्योंकि हमारे देश की जनता को क्रांतिकारियों पर अटूट विश्वास है। तुम्हारा एक गलत कदम उनका विश्वास तोड़ सकता है। स्वामी जी, मैंने विचार कर लिया कि मैं अपनी पूरी जिंदगी देश सेवा में दी। जब तक मेरी आखिरी सांस रहेगी मैं इस देश के लिए लड़ता रहूंगा। मैं तुम्हारे विचारों से बहुत प्रभावित हूं, लेकिन एक बात ध्यान रखना, जो भी कदम उठाना सोच समझ के ही उठाना। सरपरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है। इनकलाब जिंदाबाद। और इस तरह राम प्रसाद जी के क्रांतिकारी जीवन की शुरुआत हुई और इन्होंने मातृ देवी नामक एक संस्था का गठन किया और अपने संगठन के लिए धन एकत्रित करने के लिए इन्होंने मैनपुरी घटना को अंजाम दिया और पुलिस के पीछे पड़ने से बचते हुए इन्होंने कुछ वक्त के लिए अपनी बाहरी सारी क्रांतिकारी गतिविधियों पर विराम लगा दिया। और इसी बीच अशफाक उल्लाह खां बीमार पड़ गए और वो बस राम राम नाम की रट लगाए। तौबा तौबा, आप एक मुसलमान होकर हिंदुओं के भगवान का नाम ले रहे हैं। अरे क्या आप 5 वक्त की नमाज सिर्फ दिखावे के लिए पढ़ते थे? आपको तो अल्लाह कहना चाहिए, आपको तो सिर्फ खुदा को याद करना चाहिए। राम राम। फिरंगियों को जमीन में दफना देने वाले यूं खाट पर लेटे हुए शोभा नहीं देते। राम राम? अरे ये तो पंडित राम प्रसाद जी को याद कर रहे हैं। अच्छा, हाँ ये बात है। हाँ, जाओ उन्हें बुला लो। ठीक है, हाँ अभी ले आते हैं, जाओ। राम राम तुम्हें कुछ नहीं होगा क्रांतिकारी। है जान हथेली पर एकदम गवा देंगे। तलवार उठाओ तुम, हम शीश झुका देंगे। चलवाओ गन मशीनें, हम सीना अड़ा देंगे। खून से ही शहीदों की फौज बना देंगे। अशफाक, कैसे हो मित्र? मित्र? हाँ, हम आ गए मेरे भाई, हम आ गए। अब आपको कैसा महसूस हो रहा है? आपके गले लगते ही मुझे ऐसा लग रहा है जैसे मेरा ज्वर कुछ कम हो गया है। मुझे अच्छा महसूस हो रहा है। चलिए, कहाँ चलना है मित्र? नहीं मित्र, अभी तुम विश्राम करो। जब तुम्हारी आवश्यकता होगी तो तुम्हें जरूर बुला लिया जाएगा। मित्र, हम क्रांतिकारी अगर आराम करने लगे
तो इस देश का क्या होगा? इस देश को आजादी कैसे मिलेगी मित्र? अशफाक, तुम्हारा देश के प्रति ये प्रेम और आत्मसमर्पण देखकर मेरा मन प्रसन्न हो गया। काश हमारे देश के युवाओं में भी इसी तरह का प्रेम और आत्मसमर्पण आ जाए, तो इन अंग्रेजों को अपना भूरिया बिस्तर बांध के भागना पड़ेगा। लेकिन हमारे देश के नौजवान कुछ नेताओं के बहकावे में आकर इस स्वतंत्रता संग्राम में भाग लेने से बच रहे हैं। मुझे शर्म आती है ऐसे चंद नेताओं पर जो हमारे देश के नौजवानों को हिंदू मुस्लिम का पाठ पढ़ा रहे हैं। इससे तो कहीं अच्छा होगा कि हमारा देश हिंदू राष्ट्र हो जाए। ब्रिटिश शासन से तो कहीं अच्छा होगा मित्र। नहीं मित्र, आप परेशान मत हो। बहुत जल्द हम खुली हवा में सांस लेंगे। कसली है कमर तो अब कुछ करके दिखाएंगे। आजादी हो लेंगे या सर कटाएंगे। अपनी इन पंक्तियों को याद करो अशफाक, अपनी इन पंक्तियों को याद करो। इनकलाब जिंदाबाद जिंदाबाद। तुम्हारा दिल्ली से संगठन का पत्र आया, हमें उसका जवाब देना। चलो मुरारी, चलो। वंदे मातरम। सन 1925 में द रेवोल्यूशनरी नाम से एक घोषणा पत्र राम प्रसाद बिस्मिल जी ने प्रकाशित किया, और ये पत्र जब अंग्रेजी सरकार के हाथ लगा तो इससे संबंधित लेखक और सभी क्रांतिकारियों की खोज में वे पड़ गए। और इसी दौरान योगेश चंद्र चटर्जी और सचिंद्र नाथ सान्याल की गिरफ्तारी के बाद बंगाल के भी सभी क्रांतिकारियों का दायित्व राम प्रसाद जी के कंधों पर आ गया। और अब संगठन के लिए पैसों की जरूरत है, तो राम प्रसाद ने भी पूर्ण विचार बना लिया कि अब सरकारी खजाने से ही काम चल सकता है। तो बस काकोरी कांड की मीटिंग 7 अगस्त 1925 को राम प्रसाद जी के घर पर ही रखी गई। देखिए, हमारे कुछ क्रांतिकारी भाइयों की गिरफ्तारी की वजह से हमारी कमर टूट गई। देश के अलग अलग क्रांतिकारी संगठन हमसे धन की डिमांड कर रहे हैं। अगर उन्हें धन की पूर्ति नहीं की गई तो आजादी की लहर ठंडी पड़ सकती है, जिससे हम सब की मेहनत बेकार चली जाएगी। लेकिन डकैतियां तो हो रही है ना। उन डकैतियों से हमें मिल क्या रहा है? नाम मात्र का धन। कुछ निर्दोष लोग मारे गए, वो अलग। तो अब आगे आपका क्या विचार है? क्या विचार है? मेरा विचार है सरकारी खजाने की लूट। मैं कुछ समझा नहीं, क्या मतलब है आपका? मतलब ट्रेन डकैती। ट्रेन डकैती? पूरी की पूरी ट्रेन? नहीं, सिर्फ ट्रेन में गार्ड के पास रखे हुए बक्से का सरकारी खजाना। लेकिन ये तो गलत होगा। क्या गलत होगा? अंग्रेज हमारे देश को लूट कर ब्रिटेन की तिजोरियां भर रहे हैं, ये गलत नहीं। हम अपने देश का धन देश की आजादी में लगा रहे हैं, फिरंगियों को अपने देश से भगाने में लगा रहे हैं, ये गलत है। लेकिन हमारी नीतियां अलग हैं। इससे हम सरकार को सीधे चुनौती तो अवश्य दे देंगे, पर यहीं से हमारे दल का अंत प्रारंभ हो जाएगा, क्योंकि हमारा दल अभी सुसंगठित और मजबूत नहीं है। इसीलिए सरकार से सीधे मोर्चा लेना ठीक नहीं होगा। अगर हम नीतियों पे चलते रहे तो अपने देश को कभी आजाद नहीं करा पाएंगे, अंग्रेजों की गुलामी की जंजीरें कभी नहीं तोड़ पाएंगे। क्या तुम ये चाहते हो? ठीक है, बोलो क्या प्लान है? बता रहा हूं साहब। कल
यानी 8 अगस्त को हम लोग लखनऊ सहारनपुर पैसेंजर में गार्ड के पास रखे हुए सरकारी खजाने को लूटेंगे। मैं, लहड़ी, रोशन और अशफाक काकोरी स्टेशन से ट्रेन के दूसरे दर्जे में चढ़ेंगे और फिर ट्रेन के नियत स्थान पर पहुंच जाने के बाद ट्रेन की जंजीर खींच देंगे। अब बाकी लोग हमारे साथ पास के जंगल में रहेंगे। जैसे ही ट्रेन रुकेगी मौका देखकर हम लोग धावा बोल देंगे। तो इसके लिए हमें बंदूक और गोले भी चाहिए होंगे ना? उसकी आप लोग चिंता न करें, उसकी व्यवस्था होगी। तो आप लोग हमारे प्लान से सहमत हैं? हाँ, सहमत हैं। तो हम लोग कल मिलते हैं काकोरी स्टेशन के पास 8 बजे। इंकलाब जिंदाबाद! इंकलाब जिंदाबाद! इंकलाब जिंदाबाद! कहते हैं जब दिल से कुछ कर गुजरने की ठान लो तो वो होकर ही रहता है। और राम प्रसाद जी जब एक बार किसी कार्य को करने का ठान लेते थे तो वो करके ही दम लेते थे। 8 अगस्त को ट्रेन छूट जाने की वजह से इस चोरी को 9 अगस्त को अंजाम दिया। लेकिन इस चोरी में एक यात्री को भी अपनी जान गंवानी पड़ी। रेडी हो? हाँ। ट्रेन आने में कितना समय है? समय हो चुका है, कभी भी आ सकती है। जैसे ही मैं बढ़ूंगा धावा बोल देना चाहता। आवाज सुनी? आ रही है, रेडी हो जाओ। इस काकोरी कांड में ब्रिटिश सरकार की नींव ब्रिटेन तक हिला कर रखी और उन्होंने एक कमेटी का गठन किया, जिस कमेटी में इन्होंने 10 लोगों को दोषी पाया और सिर्फ चंद्रशेखर आजाद को छोड़कर बाकी के सभी क्रांतिकारियों को गिरफ्तार कर लिया। इंकलाब जिंदाबाद! इंकलाब जिंदाबाद! इंकलाब जिंदाबाद! इंकलाब जिंदाबाद! इंकलाब जिंदाबाद! अरे पंडित, बता दे जो सर पूछ रहे हैं, क्यों खामखा जान गंवाना चाहता है? अरे पागल मत बन। सीने पे जितने घाव हैं सब फूलों के गुच्छे हैं। हमें पागल ही रहने दो, हम पागल ही अच्छे हैं। आजाद तो तुम्हारे हाथ आया है ना आएगा, तुम्हारी फूकों से ये चिराग ना बुझाया जाएगा। तुम फिरंगियों को आजाद कभी नहीं मिलेगा, लेकिन हम तुमसे लेके रहेंगे आजादी। तुम फिरंगियों को अपने देश से भगा के रहेंगे। तुम्हारा सपना कभी पूरा नहीं होगा। बंद आंखों से जो सपने देखते हैं वो कुछ नहीं करते, लेकिन हम खुली आंखों से हकीकत देख रहे हैं। सिर्फ 10 नौजवानों ने तुम्हारी सरकार को भारत से लेके ब्रिटेन तक गिराया। सोचो जिस दिन हमारे हिंदुस्तान के सारे नौजवान इकट्ठा हो जाएंगे, उस दिन तुम क्या
जिंदाबाद। इनकलाब जिंदाबाद। वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम। जब किसी लक्ष्य को पाने का पागलपन अगर दिलो दिमाग पे छा जाए तो उस व्यक्ति को सिर्फ अपना लक्ष्य ही दिखाई देता है। और इस वक्त बिस्मिल जी के साथ ऐसा ही हो रहा था। उनके शरीर पे एक एक कोड़े उन्हें फूलों के समान लग रहे थे। बड़ी सहजता के साथ वो अपने शरीर पे पड़ने वाले हर कोड़ों को बस सहते ही जा रहे थे। लेकिन मजाल है कि उन्होंने किसी भी क्रांतिकारी का पता बताया। लेकिन आखिरकार केस दायर और ये मामला कोर्ट में पहुंच गया। कोर्ट ने बहुत बारीकी से सभी पॉइंट्स पे विचार किया। ये कोई साधारण डकैती नहीं थी, बल्कि ब्रिटिश साम्राज्य को उखाड़ फेंकने की सोची समझी साजिश थी। हालांकि इस योजना में कोई भी अभियुक्त अपने व्यक्तिगत लाभ के लिए शामिल नहीं हुआ, फिर भी कोर्ट ने जो सजा दी है वो काफी सोच समझ कर दी है, इसलिए उसमें किसी भी प्रकार की छूट नहीं दी जा सकती है। सरकार की ओर से मिस्टर जगत नारायण मुल्ला अपने पक्ष रखें। मिस्टर राम प्रसाद, आपके लिए लक्ष्मी शंकर मिश्रा को नियुक्त किया गया है। आपको कुछ कहना है? योर ऑनर, मुझे एसआर दियानी वकील की कोई आवश्यकता नहीं, जिसको कि लॉ क्या होता है इसकी कोई जानकारी नहीं। इसलिए मैं अपने केस की पैरवी खुद करना चाहता हूँ। ठीक है, बोलो। आई एम राम प्रसाद, सन ऑफ मुरलीधर प्रसाद। योर ऑनर, ये चोरी मैंने अपने व्यक्तिगत फायदे के लिए नहीं की, न इस चोरी से मेरे परिवार को किसी तरह का कोई फायदा पहुंचने वाला। ऑब्जेक्शन माय लॉर्ड, जबकि चार्जशीट में यह साफ साफ लिखा है कि ये चोरी, बल्कि मैं इसे चोरी न कहकर डकैती कहूंगा, और ये डकैती मिस्टर राम प्रसाद ने की है और इसके मास्टरमाइंड मिस्टर राम प्रसाद है। और ये डकैती इसलिए की गई ताकि अपने परिवार के साथ साथ अपने दोस्तों का पेट भर सके। This is a completely baseless allegation, my lord. First of all, I want to tell you this court that theft not only by me alone, but Mr. Jagat Narayan Mulla also involved in this theft. Yes. You, Mr. Jagat Narayan? नो सर, What is he? ये झूठ बोला है सर। इसकी सोची समझी चाल है। जरा पूछिए आप इससे, भला भला मैं इस डकैती में कैसे शामिल हूँ? मिस्टर राम प्रसाद, तुम कैसे कह सकते हो कि जगत नारायण इसमें शामिल है? योर ऑनर, ये चोरी मैंने अपने देश को फायदा पहुंचाने के लिए की और मिस्टर जगत नारायण मुल्ला भी इस देश के निवासी हैं, तो इस चोरी से को भी फायदा पहुंचा। हालांकि ये अपने आप को हिंदुस्तानी ना मानते हो वो अलग बात है। देखा हुजूर, मैंने कहा था ना आपसे, ये बहुत शातिर आदमी है, इसके लिए इसे सख्त से सख्त सजा मिलनी चाहिए जज साहब। मिस्टर राम प्रसाद, from which university you have taken the degree of law? Excuse me, sir. The kingmaker does not require any degree. मिस्टर राम प्रसाद, आगे से आप अपनी पैरवी नहीं करेंगे। The court is urgent. बड़ा गया जज लग रहा है। चर्चा अपने कत्ल का अब दुश्मनों के दिल में, देखना है ये तमाशा कौन सी मंजिल में। राम प्रसाद जी को मौत से डर नहीं लगता था, क्योंकि उनका सपना बस एक आजाद भारत का था और वो अपने सपने के लिए कुछ भी करने को तैयार थे। अगर राम प्रसाद जी अपने बचाव में कुछ भी लिखकर इन फिरंगियों को दे देते तो ये भी धोखा खा जाता कि ये राम प्रसाद जी ने स्वयं लिखा है या किसी जानकार से लिखवाया। और इसी तरह 18 महीनों तक जिरा चली, 300 गवाह पेश किए गए, तमाम दलीलें हुई, लेकिन आखिरकार ये फैसला 22 अगस्त 1927 को सुनाया गया। आज की कार्यवाही शुरू की जाए। माय लॉर्ड, ये
ये कटघरे में खड़े मुलजिम। वकील साहब, मुलजिम मत बोलिए जनाब, बहुत अफसोस हुआ। हम तो अदालत के अदब में यहां तशरीफ लाए हुए, वरना पलट देते हैं मौजे हवादिश अपनी जरूरत से कि हमने आंधियों में भी चिराग अक्सर जलाए हैं। योर ऑनर, इनकलाब जिंदाबाद। योर ऑनर, इनकलाब जिंदाबाद। सर, वंदे मातरम। सर, सर, कटघरे में खड़े इन मुलजिमों को अगर देशद्रोही कहा जाए तो यह गलत नहीं होगा, क्योंकि ये लोग अपने निजी स्वार्थ के लिए देश के निर्दोष नागरिकों की हत्या करने से भी पीछे नहीं हटते। और इसी के चलते उस दिन काकोरी कांड में इन लोगों ने जानबूझकर एक निर्दोष यात्री की हत्या कर दी। वकील साहब, वो हत्या जानबूझ के नहीं की गई है, बल्कि गलती से हो गई है। योर ऑनर, उस डकैती में एक जर्मन रिवॉल्वर के साथ साथ देसी बम का भी प्रयोग हुआ है, जो कि कानून की नजर में सरासर गलत है। जज साहब, सरासर गलत है। तो तुम ही बोल देते, सही तरीके से कर लेते। ऑर्डर, ऑर्डर। और इस तरह 18 महीनों तक जिरा चली, लाखों गवाह पेश किए गए, लेकिन आखिरकार ये फैसला 22 अगस्त 1927 को सुनाया गया। तमाम गवाहों और सबूतों को मद्देनजर रखते हुए अदालत इस नतीजे पर पहुंची है कि 9 अगस्त 1925 को हुए काकोरी कांड, जिसमें कि सरकारी खजाने की लूट के दौरान एक निर्दोष यात्री की जान चली। इस कांड के मुख्य अभियुक्त मिस्टर राम प्रसाद एंड अशफाकुल्लाह खां एंड राजेंद्र नायडू दफा 120B एंड 121A के अंतर्गत आजीवन कारावास की सजा देगी और दफा 302 और 316 के अंतर्गत फांसी की सजा सुनाई और ठाकुर रोशन सिंह को 10 साल की कैद और फांसी की सजा सुनाती है। That's all. इनकलाब जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद, वंदे मातरम, वंदे राम प्रसाद और उनके साथी क्रांतिकारियों की फांसी की खबर जब भारत के नेताओं और जनता तक पहुंची तो सभी के सभी स्तब्ध हो गए। सबने अपनी तरफ से भारत से लेकर ब्रिटेन तक माफी के लिए हर दरवाजा खटखटाया, लेकिन सारी कोशिशें बेकार रही। और आखिरकार वो दिन भी धीरे धीरे नजदीक आ गया जब भारत के इस वीर सपूत को फांसी लगनी थी। बेटा राम। माँ, माँ, आप यहाँ? कैसी हैं आप? बेटा, हाँ माँ। मैंने तुझे आंसू गिराने के लिए पैदा नहीं किया। अरे तुझे देखकर मेरी कोख को ला जा रही है। एक फांसी से डर गए, घबरा गए। मेरा काम था तुझे पाल पोस कर बड़ा करना। इसके बाद तू देश की चीज थे और उसी के काम आ गए। मुझे गर्व है अपने पुत्र पर, जो देश की बेदी पे अपने प्राणों को न्यौछावर कर रहा है। नहीं माँ, आपका बेटा डरा नहीं, बस ये आंसू आपको देख के आ गए, जो एक प्रेम के आंसू, मोह के आंसू हैं, लगाव के आंसू।
जिस तरह आग को घी के पास रखने पे उसका पिघलना स्वाभाविक है, बस मानो प्रकृति के उसी स्वभाव से ही दो चार आंसू आ गए। परंतु मां, आपका बेटा अपनी फांसी से पूर्णतः संतुष्ट है। 2 दिन बाद तेरी फांसी, तेरी कोई इच्छा हो तो बोल दे। और हाँ, संगठन से एक आदमी साथ आया, संगठन के लिए भी कुछ बोलना है तो बोल दे। मां, मेरी बस यही इच्छा, इस धरती पे जब भी जन्म लूं, मां के रूप में मुझे तू ही मिले बस। एक मिनट, एक मिनट। मां, ये मेरे संगठन के आदमी को दे देना। और मां, बाबूजी का ख्याल रखना। मां, बाबूजी का ख्याल रखना। मिलने का समय समाप्त हुआ, चलिए। नहीं मां, अब तू जा, अब तू जा मां, अब तू जा। तुम्हारा कोई अंत में था? Yes. I wish downfall British Empire, ब्रिटिश साम्राज्य का पतन। मालिक तेरी रजा रहे और तू ही तू रहे, बाकी ना मैं रहूं ना मेरी आरज़ू रहे। जब तक तन में जान रगों में लहू रहे, बस तेरा ही जिक्र और तेरी जुस्तजू रहे। इन्कलाब जिंदाबाद, इन्कलाब जिंदाबाद, इन्कलाब जिंदाबाद। मरते बिस्मिल अशफाक रोशन लाहड़ी अत्याचार से, होंगे पैदा सैकड़ों इनकी रुधिर की धार से। तो इस तरह एक महान आत्मा, एक महान क्रांतिकारी देश के नाम शहीद हो गए। और ये खबर जब गोरखपुर में फैली तो गोरखपुर जेल में लाखों की संख्या में लोग पहुंचकर इंकलाब जिंदाबाद के नारे लगाने लगे। जेल प्रशासन लोगों के इतने बड़े हुजूम को देखकर घबरा गया। उन्होंने राम प्रसाद जी के पार्थिव शरीर को पीछे की दीवार तोड़कर उनके परिवारजनों को सौंप दिया और पूरे शहर में मिलकर पूरे विधि विधान के साथ उनका अंतिम संस्कार राप्ती नदी के किनारे किया। राम प्रसाद जी तो चले गए, लेकिन अपने साथी क्रांतिकारियों के लिए देश को आजाद करने का जज्बा छोड़ गए। ऐसे क्रांतिकारियों के बलिदान से ही आज हमारा देश आजाद है। आज हम इस देश की खुली हवा में सांस ले पा रहे हैं। ऐसे महान क्रांतिकारियों को हम शत शत नमन करते हैं। भारत माता की जय।
9 अगस्त 1925 काकोरी कांड, 19 दिसंबर 1927 जब गोरखपुर के जेल में राम प्रसाद बिस्मिल जी को अशफाक उल्लाह खान और रोशन सिंह के साथ फांसी दी गई। ये दैवयोग है कि जो राम प्रसाद है वो समाधि वहां ग्रहण करता है जो राघव दास का आश्रम है, बरहज जनपद देवरिया उत्तर प्रदेश में। ये व्यक्तित्व आज भी जमीन के नीचे दबने के बाद भी, राख में मिल जाने के बाद भी हिंदुस्तान के इतिहास के पृष्ठ पर स्वर्णिम हस्ताक्षर की तरह अंकित है, जीवित है कि जीवन रंग बिरंगा हो, जीवन रंग बिरंगा हो, मन में सदा तिरंगा हो, मन में सदा तिरंगा हो। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।